अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जब होए उमर पूरी, उमर पूरी, जब होए उमर पूरी, जब छूटेगा हुक्म, जब छूटेगा हुक्म, जब के कबरे मरबूत, जब के कबरे मरबूत, जम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास का तीर हलके, दास का तीर हलके गुण गावे, दास का तीर हलके गुण गावे। बाहर को पालन पावे, बाहर को पालन पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। आ, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा। जिनकी जाति में मैं पैदा नहीं हुआ, जिनके देश धर्म और संप्रदाय में पैदा नहीं हो सका मैं, उन सब से मैं मांगता हूँ क्षमा। उनसे मैं मांगता हूँ क्षमा, जिनके कुल जैसा मेरा कुल नहीं था, जिनके घर जैसा घर नहीं है मेरा, जिनके समय में मैं पैदा नहीं हुआ, जिनकी चमड़ी के रंग सा रंग नहीं है मेरा, जिनके आंखों जैसी आंखें नहीं है मेरे पास, और ना ही जिनकी नाक जैसी नाक है मेरी, जिनके भद्र अभद्र हरकतों जैसी हरकतें नहीं कर पाता मैं, उन सभी से मैं मांगता हूं क्षमा। सच मानिए, सच मानिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई भी दोष नहीं है मेरा। सभी के प्रति अपनी निश्चल सहानुभूति के बावजूद मैं इस बात के लिए क्या कर सकता हूं? यदि मेरे पुरखे भोजन और पानी की तलाश में उनके पुरखों से दूर धरती के किसी दूसरी छोर की ओर भटक गए, रीछ गए किसी फलदार वृक्ष की घनी छाया पर, या फिर गुम हो गए घनी झाड़ियों में,
किसी शिकार का पीछा करते हुए निकल गए जंगलों और पहाड़ों के उस पार और जाकर बस गए किसी मिट्टी के अज्ञात उपजाऊ समतल प्रदेश पर। और इस प्रकार निकल गए मेरे पुरखे उनके पुरखों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर और दूर, जिस कारण आज तक मैं उन्हें जीने के लिए उनकी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाया हूं। इस समय इस धरती पर हंस बोल खा पी रहे हैं अरबों खरबों लोग, जिनके साथ होते हुए भी, हंसते बोलते खाते पीते हुए भी उन्हें मैं जी नहीं पाया। अस्तित्व के सारे विभाजनों के बीच और बावजूद मोह भंग वाली बात यह है, यदि कदाचित माओं और पिताओं की जोड़ियां विवाह से पहले ही आपस में बदल गई होती तो तब भी मैं आप न सही, कोई ना कोई तो अपरिहार्यतः पैदा हो ही जाता। अपनी जाति कुल धर्म की नैसर्गिकता और थोपी गई सारी वर्तमान पहचानों को झुठलाता हुआ निरपराध भौचक और अवाक। जिस किसी को भी अपनी जाति कुल या संप्रदाय की श्रेष्ठता को लेकर ग्लानि लज्जा या खेद है, उन सभी से मैं मांगता हूं क्षमा। बंटवारा दंगा, अनगिनत मारे गए और अनगिनत विस्थापित हुए। गुजरात दंगा, 512 मारे गए, हजारों घायल, 42 करोड़ की संपत्ति नष्ट। 1980 मुरादाबाद दंगा, 400 लोग मारे गए। कर्नाटक दंगा, 2 लाख से अधिक विस्थापित हुए। सिख विरोधी दंगा, लगभग 17,000 लोग मारे गए।
1964 कलकत्ता दंगा, 400 मारे गए, 70,000 से ज्यादा विस्थापित हुए। बंबई दंगा, 900 से अधिक मारे गए। 1989 भागलपुर दंगा, 1000 से अधिक मारे गए। 2008 कंधमाल दंगा, 54,000 से अधिक विस्थापित हुए। 2002 गुजरात दंगा, 2000 से अधिक मारे गए। 1961 जबलपुर दंगा, 200 लोग मारे गए। 1983 नेल्ली नरसंहार, 10,000 से अधिक लोग मारे गए। 1989 कश्मीर दंगा, 1500 से अधिक मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। 2012 असम दंगा, 4 लाख से अधिक विस्थापित हुए। 1957 रामानाथ दंगा, 2841 घर जले। 2024 संभल हिंसा, पूरे देश में खौफ और तनाव। 'जरा सा आओ ना, बैठो, वतन की बात करें। उम्मीदें डूब गईं जो निगल निगल के भंवर, उम्मीदें हाँफ रही हैं जो बादबानों में। उम्मीदों शौक के कत्लो गबन की बात करें, वतन की बात करें। ऐसा नहीं कि 75 सालों में कुछ ना हुआ, 75 सालों में लेकिन खुला फलक तो गिरी धूप जैसे गर्द गिरे। हर एक रोज फलक पोछा, उठ के साफ किया, हमारे टखनों पर गिरी कुल्हाड़ियां, लेकिन लहू लुहान कदम सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। निकल तो आए हैं हम घुटनों घुटनों दलदल से, अभी खुला नहीं। कैसे चमन की बात करें? चलो
चलो न चलते चलें और वतन की बात करें। खौफ से नसें तन रही थी उसकी और बैठे बैठे घुटने यूं कांप जाते थे जैसे मिर्गी पड़ने वाली हो। शहर में दंगे चलते 4 दिन हो गए थे। कर्फ्यू कुछ देर के लिए सुबह खुलता था तो कुछ देर के लिए शाम को। कर्फ्यू खुलता तो कुछ लोग जल्दी जल्दी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते, कुछ लोग जल्दी जल्दी मार धाड़ करते, आग लगाते, चाकू चलाते और कुछ लाशें गिराकर कर्फ्यू खत्म होने से पहले अपने अपने घरों में आकर बंद हो जाते। गरम गरम खबरें और गरम गरम लहू मुसलसल बह रहा था बंबई में और रेडियो और टेलीविजन बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि शहर के हालात काबू में हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालात नॉर्मल साबित करने के लिए कल से देर रात तक लोकल ट्रेनें भी चल रही थी। बेशतर डिब्बे भी खाली थे, लेकिन रोशनियां पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आई तो 4 दिन के मुजमंद अंधेरे में जरा से जुम्बिश हुई। रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ की बस्तियों में जो सन्नाटा पथरा गया था वो ट्रेन के गुजरने से कुछ देर के लिए खड़खड़ाया तो फिर से हरकत की उम्मीद बंधी। यासीन आवाज भी सुनता था और उठकर देखता भी था कि गाड़ी चलने लगी है। कल 5वां दिन होगा जब वो घर से गायब था। अब तो उसका इंतजार खत्म हो चुका होगा और उसकी तलाश शुरू हो गई होगी। दिन खत्म होने ही वाला था कि उसका सब्र टूट गया। शाम का कर्फ्यू खुलते ही वो अंधेरी के स्टेशन पर जा पहुंचा। प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान था, लेकिन इंडिकेटर पर ट्रेन का वक्त टिमटिमा रहा था। जैसे मुहताज थी या डरी हुई या फिर सहमी हुई। लोग थे भी ट्रेन में इक्का दुक्का, वो फैसला नहीं कर पाया कि किस डिब्बे में दाखिल हो। अक्सरियत तो हिंदुओं की है ना। 2-2 4 के गुच्छे में कहीं कहीं गुथे हुए रखे थे लोग। वो रुका रहा प्लेटफॉर्म पर और जब गाड़ी चलने लगी तो एकदम से भाग कर चढ़ गया।
उसने वही डिब्बा चुना जिसमें कोई ना हो। और देखा चारों तरफ, कोई नहीं था। वो डिब्बे के आखिरी बेंच पर कोने वाली सीट में जाकर डूब गया, जहां से पूरे डिब्बे पर नजर रख सके। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो उसकी सांस में सांस आई। अचानक दूसरे कोने से एक मुंडी नमूदार हुई। यासीन के तो होश उड़ गए, घुटनों में फिर से मिर्गी दौड़ गई। वो झुक के सीट के इतना नीचे हो गया कि अगर वो उसकी तरफ आए तो फौरन बेंच के नीचे छुप जाए या सामने चलकर खड़ा हो जाए, पोजीशन ले ले। डिब्बे का दरवाजा भी दूर नहीं था, लेकिन चलती गाड़ी से कूद जाने में मौत के अलावा और कोई खतरा नहीं था। वो शख्स अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया। खड़े खड़े देखा उसने चारों तरफ। उसके चेहरे पर डर या खौफ के कोई आसार नहीं थे। वो यकीनन हिंदू था। यासीन का पहला रिएक्शन तो यही था। वो शख्स आराम से टहलता हुआ डिब्बे के परले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। हवा से उसका मफलर फटे हुए झंडे की तरह लहरा रहा था। कुछ देर बाहर झांक कर देखता रहा वो, और फिर लगा किसी चीज के साथ जोर आजमाई कर रहा है। यासीन जहां छुपा था वहां से साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खींच रहा है। कभी दबाता था, कभी उठाता था, कभी खींचता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तोड़ रहा है। तभी जंगालू दरवाजा घिसटा और पुरसोड़ खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अच्छा हुआ यासीन के मुंह से चीख नहीं निकल गई। लेकिन वो शख्स खुद भी चौंक गया था उस आवाज से, और उसने देखा था चारों तरफ, और उस तरफ ज्यादा देर तक देखता रहा जिधर यासीन छुपा। यासीन को शक हुआ, कहीं देखी तो नहीं लिया उसने, या आहट पा गया हो। उस शख्स की जोर आजमाई ने यासीन के कलेजे में एक और दहशत बिठा दी। अगर आमना सामना हो जाए तो क्या वो उसका मुकाबला कर पाएगा? वो आदमी आराम से टहलता हुआ डिब्बे के परले तरफ के दूसरे दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी जोगेश्वरी का एक सुनसान स्टेशन फलांग गई। गाड़ी रुक जाती तो वो शायद उतर ही जाता, लेकिन ये तो कर्फ्यू का इलाका था, इसलिए गाड़ी यहां नहीं रुकी। कर्फ्यू का इलाका ही शायद ज्यादा महफूज होता, कम से कम वहां पुलिस तो होती, और अब तो मिलिट्री भी बुलवाई जा चुकी थी शहर में। फसादात ज़्यादा इलाकों में हरे खाकी चकत्तों वाले घूमते हुए नजर आ जाते थे, और उन पर उन्हीं रंग की वर्दियां पहने फौजी अपनी अपनी बंदूकों और राइफलों की नालियां बाहर निकाले लगते। पुलिस तो बेकार हो गई थी, उनसे कोई डरता भी नहीं था। हुजूम के लोग बेधड़क पत्थर और सोडा वाटर की बोतलें फेंका करते थे, और अब तो तेजाब भरे बलून। पुलिस अगर टीयर गैस छोड़ती तो हुजूम के लोग उसे गीले रुमालों से उठाकर वापस उसी पुलिस के ऊपर फेंक देते। साकी नाका में जब वो बेकरी चली थी तो क्या किया था पुलिस ने? दूर खड़ी तमाशा देख रही थी, और वो लोग पतली गलियों से बचते भागते उन गैरेजों की तरफ दौड़ते थे जिधर टुकी पिटी छिली अच्छली मोटरों के ढांचे खड़े रहते। 8-10 लोग थे, वो जान बचाकर भागे थे। वो तो भला हो भाव का, जिसने उसकी कमर का गमछा पकड़कर चाय वाले के बगल के बाकड़े में खींच लिया। भाव को तो मालूम था कि वो मुसलमान है, लेकिन भाव तो हिंदू था। वो क्यों भागा? तो भाव कह रहा था कि जब हुजूम के सर पर खून सवार हो तो वो नाम पूछने के लिए नहीं रुकते,
उनकी प्यास या तो खून से बुझती है या आग से। चला दो, मार दो, नेस्तनाबूद कर दो। उनका गुस्सा तभी ठंडा होता है जब सामने कुछ न रहे। डिब्बे के दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने चौंका दिया उसे। परले तरफ के दोनों दरवाजे उस शख्स ने बंद कर दिए थे और उस तरफ ज्यादा देर तक देखता रहा जिधर यासीन छुपा हुआ था। खौफ ने उसका सर फिर से सिकंजे में ले लिया। वो आदमी दरवाजे क्यों बंद कर रहा है डिब्बे के? क्या वो उसे मारकर उसके खून से लिथड़ी लाश यहीं इसी डब्बे में छोड़कर उतर जाएगा अगले स्टेशन पर? गाड़ी अब आहिस्ता हो रही थी। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। उस आदमी के कदमों में पहले से ज्यादा खुद एतमादी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। यासीन की सांस भारी हो गई। माथे पर ठंडे पसीने की आमद महसूस कर रहा था। डर था, सांसें गुच्छा हो रही थी, थूक निकला नहीं जा रहा था। कहीं कहीं उसे हिचू ना आ जाए, वो खांस न दे या वरना ही सीट के नीचे पड़े। गाड़ी रुकी। कोई स्टेशन आया था। वो आदमी आराम से टहलता हुआ डिब्बे के उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया जिधर प्लेटफॉर्म था। उसका एक हाथ उसकी जेब में था। जेब में जरूर कोई हथियार होगा, पिस्तौल या कि चाकू। यासीन ने सोचा भागकर दूसरी तरफ से कूद जाए, लेकिन वो जहां छुपा था वहां से निकलते निकलते तो वो आदमी उसका पेट ही चक कर देगा। पेट ही क्यों, गला ही काट देगा ताकि आवाज ही न निकले। चोर आंखों से उसने झांक कर देखा। वो आदमी बाहर की तरफ देख रहा था। प्लेटफॉर्म पर एकदम सन्नाटा था। किसी के कदमों की आवाज भी नहीं आई। बहुत चाहा यासीन ने कि कोई आ जाए, लेकिन क्या पता कौन है, हिंदू या कि मुसलमान। एक और हिंदू ही सही, भाव के जैसा कोई रहमदिल हो। कैसे उसे अपना जनेऊ पहनाकर चाय के बांकड़े से अपनी खोली तक ले गया था। 4 दिनों तक रखा था। उसने कहा था, मैं मराठी हूं, रोज गोश्त नहीं खाता, लेकिन तुम कहो तो ले आओ। पता नहीं कैसा मिले। हलाल वलाल तो मैं समझता नहीं। और बाहर के हालात ये हैं कि सब्जियां सड़ रही हैं अंधेरी में और बेचने वाला कोई नहीं। लूट लो तो जितनी चाहे ले जाओ। और रेडियो बार बार यही कहता था कि शहर के हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं। गाड़ियां चल रही हैं और अब तो कुछ इलाकों में बसें भी जारी कर दी गई हैं। इन 4 दिनों में उसे घर वालों की बहुत फिक्र हुई। घर वाले भी उसकी फिक्र करते हैं। उसे एक डर था, कहीं फातिमा उसे ढूंढने के लिए उसके बेकरी वाले पते पर ना चली जाए। यासीन जहां छुपा था वहां से ट्रेन की पटरियां साफ नजर आ रही थी और अब तो गाड़ी भी नजर आ रही थी, लेकिन भाव ने उसे जाने नहीं दिया। गाड़ी एक धचक्के से चली और यासीन खोली से डिब्बे में आ गया। बड़ी खुद एतमादी से बाएं हाथ से रॉड पकड़े खड़ा था। उसका दायां हाथ अब भी जेब में था।
गाड़ी थोड़ी दूर तक घिसटती सरकती चलती रही। ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रही? सिग्नल ना मिलने की कोई वजह नहीं हो सकती। ट्रैफिक ही कहाँ है आजकल पटरियों पर? और दूसरी तरफ से कोई गाड़ी गुजरी भी तो नहीं। गाड़ी घिसटती रही, सरकती रही, घिसटती रही, सरकती रही, और जहां तो रुकी वो भायंदर का पुल था। नीचे समंदर की खाड़ी थी, जहां से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती थी। यासीन का दम घुटने लगा। अब और इस खौफ में जीना मुश्किल था। और वो आदमी हाथ जेब से क्यों नहीं निकालता? उसकी आंखों से पता चलता है कि वो हमला करने वाला है। क्या करेगा जब वो हमला करेगा? क्या उसे बाहर निकलने को कहेगा, या सर के बालों से घसीट लेगा और जोर से चाकू गर्दन पर रख देगा? क्या करेगा वो? और वो कुछ करता क्यों नहीं? तभी उस शख्स ने जेब से हाथ निकाला और फिर जोर आजमाई करने लगा। डिब्बे का तीसरा दरवाजा भी वो शख्स बंद कर रहा था। अब तो भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो रहा था। और नीचे तो समंदर की खाड़ी थी। यदि कूद जाए तो मौत यकीनी थी। खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। खौफ, गुफा बंद, 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 खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। खौफ अब को पहुंच रहा था, गुफा बंद हो रही थी। क्या अचानक से वो कूद कर बाहर निकल आया? चौंक कर देखा उस आदमी ने। हाथ जेब में गया और पता नहीं कहां से यासीन में इतनी ताकत आ गई कि उसने टांगों के बीच से उसे उठाया और यारी कहकर उसे बाहर फेंक दिया। गिरते गिरते उस आदमी की आवाज सुनाई दी, अल्लाह। वो रुका रहा, गाड़ी चल दी। यासीन को हैरत हुई। क्या मुसलमान था वो भी? लेकिन खौफ के शिकंजे से छूटा था तो ऐसे जैसे मौत के मुंह से निकल आया हो। उस रोज रात में वो फातिमा से कह रहा था कि अगर ऐसा ना होता तो मैं भी मुसलमान होने का क्या सबूत देता उसे। क्या नंगा हो जाता? आग का पेट बड़ा है
आग को चाहिए हर लहजा चबाने के लिए खुश्क करारे पत्ते। आग कर लेती है तिनकों पर गुजारा, लेकिन आशियानों को निगलती है निवालों की तरह। आग को सब्ज हरी टहनियाँ अच्छी नहीं लगती, ढूंढती है कि कहीं सूखे हुए जिस्म मिले। उसे जंगल की हवा रास बहुत है, फिर भी अब देखा है गरीबों की बस्तियों पर हमला करते। लोगों के हाथ में अब आग नहीं है, आग के हाथ में मखसूस से कुछ लोग हैं। अब आग के हाथ में मखसूस से कुछ लोग हैं। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। मैं उठूं, तुम उठो, सब उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।